एक घटना जिसने पूरे देश को और पूरे पत्रकार जगत को झकझोर के रख दिया, जो कि बीजापुर में मेरे अभिन्न मित्र, मेरे जोड़ीदार, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई मुकेश चंद्राकर की हत्या है। और इस हत्या को लेकर आपने तमाम खबरें देखी, सारी चीज़ें, लेकिन जब ये खबरें बनाई जा रही थी उस वक्त मैं उस स्थिति में था नहीं कि इस मामले पर खबर बनाई जाए। और हालांकि मैं अपने भाई, अपने छोटे भाई के मित्र के अंत्येष्टि के उस पूरे विधि विधान को पूर्ण करने के बाद फिर मैंने उस सड़क पर और उस स्पॉट की अलग अलग कुछ कहानियां हमने बनाई। और अब इस पर एसआईटी ने एक प्रेस ब्रीफ जारी किया है, तो मुझे लगा कि उस प्रेस ब्रीफ के आधार पर आपको सारी चीज़ें एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ इस पर। हालांकि मैंने बिंदुवार तरीके से सारी चीज़ें तो आपको बताई। तो सबसे पहले आपको एक कुछ चीज़ बताता हूँ कि ये मुकेश का वो घर है जहाँ मुकेश किराए में रहते थे, और यही हमारे लिए चंद्राकर धर्मशाला हुआ करता था। और बहुत आज भी बहुत अफसोस फील हो रहा है मेरे को कि ये पहली दफ़े होगा कि मैं बीजापुर आया हूँ और पूरा शहर है, बस एक मेरा घर नहीं है, ऐसा लग रहा है। मैं यहाँ एक बार अभी मैंने यूकेश से पूछा कि एक बार अंदर जाके देख लूँ क्या। एक बार मैं चाहता था कि उस याद को फिर से जी लूँ कि पहले कैसे यहाँ आता था। वो कमरा, वो ताला लगा है, वो कमरा उसका बेडरूम है। वहाँ पे उस कमरे में एक एसी लगा हुआ है, और ये बाहर में आप देखें तो यहाँ एक सोफ़ा रखा हुआ है। जब भी मैं यहाँ आता था तो मुकेश जो है वो हमेशा ही बोलता था कि गर्मी में दादा आप एसी में सो जाओ बेडरूम में, और मैं सोफ़े में सो जाऊँगा। तो ये मेरा एक धर्मशाला था, मैं इसको बोलता था, इसका नाम चंद्राकर धर्मशाला है हर किसी के लिए। खैर, ये मेरा निजी वो है। तो उस दिन क्या हुआ, 1 तारीख की बात, यूकेश से मैं बात किया। मैं अभी यूकेश को कैमरे में नहीं लाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो बात करे, भावुक हो और सारी चीज़ें। यूकेश ने बताया कि ये जो यहाँ पे मुकेश बैठा हुआ था कुर्सी में, और यहीं यूकेश की उससे बातचीत हुई आखिरी। और मुकेश के सर में दर्द था, तो मुकेश जो है यूकेश के सर में दर्द था, यूकेश अपने कमरे में चले गए। और मुकेश यहाँ पर फ़ोन पे लगा, मुकेश लगातार फ़ोन पे बात करता ही रहता, तो उसके पास तमाम फ़ोन आते रहते थे इसके उसके, और वो बात कर रहा था। और सीसीटीवी कैमरे में भी आसपास में जो पुलिस को मिली जो सीसीटीवी फुटेज उस आधार पर कि वो हाफ पैंट और टी शर्ट में दिखा, और उसी में उसके शव को भी सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। ये ऊपर है ये छत। तो सबसे पहले आखिरी बार यूकेश ने यही देखा, और क्या हुआ होगा जो एसआईटी की जांच के अनुसार, उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे वो यहाँ से उतर के बाहर गया। बाहर कोई गाड़ी आई जहाँ सीसीटीवी है नहीं यहाँ आसपास, वो क्या हुआ होगा वो भी देखते हैं। और ये जो है यहाँ पे बैठे हुए थे मुकेश, और उनके पास कॉल आ रहे थे लगातार, जैसे कि उनके भाई ने बताया। और फिर यहाँ से निकले। पुलिस ने हालांकि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला भी, और कुछ रिपोर्ट तो उसमें उन्होंने देखा कि कैसे हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के वो फ़ोन पे ही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उनका घर है। और घर से निकलने के बाद मैं आपको उस स्पॉट तक ले चलता हूँ कि आगे क्या क्या हुआ था जो बताया है। अब देखो, यहाँ भी बाहर निकलेंगे तो कहीं सीसीटीवी कैमरा मुझे दिख नहीं रहा है कि अगर बाहर निकलते तो किसी सीसीटीवी कैमरे में आ जाएं। मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पर भी दूर तक। इस तरफ में कहीं होगा। आगे क्या है, फिर आगे कहाँ लेके गए वो आपको दिखाता हूँ। तो वो उस घर से निकलने के बाद बाहर किसी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा दिखा नहीं। हालांकि दूर में 3-4 लोकेशन में पुलिस को सीसीटीवी कैमरा दिखा। अब पुलिस ने अपने एसआईटी के जो प्रेस ब्रीफ है उसमें इस बात की जानकारी दी है कि रिपोर्ट में संक्षिप्त पूछताछ के बाद इस मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जो बातचीत हुई, और उसके बाद मुकेश चंद्राकर के सभी नंबरों का लोकेशन लेने का प्रयास किया गया। अब देखिए, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि लोकेशन को अलग अलग जगह बताने के लिए आरोपियों ने किस तरह से उनके मोबाइल के साथ तोड़ फोड़ करके उसे दूसरे जगह पर फेंकवा दिया था। और उसके बाद में जो है
साइबर और सेल की टीम और अतिरिक्त अधिकारी भी इसमें लगे हुए थे। लेकिन जो सबसे खास बात पहली दिन से ही बता रहे थे कि मुकेश के जो बड़े भाई हैं युकेश, वो जीमेल में अपडेट लोकेशन के आधार पे वो बता रहे थे कि चट्टान पारा उनका लास्ट लोकेशन बता रहा था। ये वही चट्टान पारा है और ये वही बैडमिंटन का जो कोर्ट है जहाँ खेलने आते थे। तो यहाँ पर उसके बाद लाया गया एसआईटी की जो रिपोर्ट है जो उसमें, और यहाँ पर कुछ और साथियों के साथ में अलग अलग एरिया में भी वो लोग गए, पुलिस की टीम गई, अलग अलग पत्रकारों साथियों को लेके गई जहाँ जहाँ पे उनके मोबाइल के लोकेशन बनाए जा रहे थे। और लेकिन जब यहाँ पे चट्टान पारा में बताया गया तो फिर ये पूरे जो 17 कमरे बने हुए हैं यहाँ पर, 1 से लेकर 17 कमरे, ये देखिए इसमें इन्होंने लिखा है कि बाड़े में कुल 17 लेबर कमरे बने हुए हैं जिसमें ताले लगे हुए थे। सभी कमरों को खुलवाया गया और लेकिन किसी भी कमरे में कुछ मिला नहीं। हालांकि ये बात अलग है कि जांच के बाद में ये पता चला कि इसी 11 नंबर के कमरे पे, जिसको आप देखें कि अभी बाकी कमरों में ताला लगा हुआ है लेकिन इस कमरे को सील कर दिया गया है क्योंकि ये जांच होगा। बस दूर से ही दिखाओ, तो ये सील कर दिया गया है और बताया जा रहा है इसी कमरे में मुकेश की हत्या की गई और उस कमरे से लाकर इस सेप्टिक टैंक में उनकी डेड बॉडी को डाल दिया गया। और देखिए जो शक हुआ वो कैसे हुआ ये मैं समझाता हूँ। किसी भी सेप्टिक टैंक में ये जो है इस तरह का होल होता है, कंपलसरी है ये, क्योंकि जब भी सेप्टिक टैंक खाली करना हो तो इस तरह से एक टैंक होगा, उसके ऊपर ढक्कन। लेकिन जब उनके डेड बॉडी को अंदर डाला गया तो इस ढक्कन को हटाया गया जिससे किसी भी आदमी को आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसको भी सीमेंट से लॉक करके रखा जाता है। तो उस पूरे मामले को छुपाने के लिए इस पूरे सेप्टिक टैंक के ऊपर ही ये 8 इंच का स्लैब नया डाल दिया गया। हालांकि पुलिस ने ये बताया कि ये सब करने के लिए दिनेश जो हैं, जो कि उनके भाई हैं, उन्होंने सहयोग किया। लेकिन मेरे समझ में अभी भी ये समझ से परे है कि इसकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी कि इतनी बारीकी से और इतनी जो फिनिशिंग के साथ में जो इसके ऊपर में ये स्लैब डाला गया है, ये किसी मज़दूर के बगैर नहीं किया जा सकता, ठेकेदार के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसको आगे के रिपोर्ट में उन्होंने बताया, अपने 51 बिंदु में जो एसआईटी ने जांच रिपोर्ट दी है अभी तक, मतलब प्रेस ब्रीफ दी है, उसके अनुसार उन्होंने बताया कि ये 17 कमरे हैं। और बाड़े में नए बने सेप्टिक टैंक के फ्लोरिंग के बारे में जब सुरेश चंद्राकर से पूछा गया कि इसके ऊपर नया सेप्टिक टैंक के ऊपर फ्लोरिंग क्यों हुआ है, तो उसने बताया कि ये जो बाथरूम है इसका रेनोवेशन हो रहा है, ये जो बना हुआ है टॉयलेट सीट, इसका रेनोवेशन हो रहा है और इसी संबंध में इसके ऊपर में भी सेंटरिंग के ऊपर में फ्लोरिंग किया गया है। और जब रितेश के द्वारा आखिरी कॉल किया गया था, सीडीआर में ये भी जांच निकल कर आई है कि रितेश ने आखिरी बार कॉल किया था और उसके बाद से ही मुकेश का फ़ोन बंद बताया जा रहा था। तो उससे पूछे जाने पर सुरेश चंद्राकर ने कहा कि 2 साल से उसके भाई से बातचीत बंद है। रात में पुलिस ने रितेश और उनके अन्य जो संदेही गुमशुदा हैं और मुकेश चंद्राकर के सीडीआर सारे जो डिटेल हैं साइबर के माध्यम से उसके प्रतिवेदन भेज दिया चेक करने के लिए। और रितेश की पतासाजी हेतु अलग अलग हाईवे और अलग अलग स्थानों पर देखा गया। तो रात 2 जनवरी को, पीछे गिर जाओगे, 2 जनवरी को सुबह 8:30 बजे कोंडागांव के टोल प्लाजा में रितेश अपनी थार, जिसकी वाहन नंबर CG040001 में क्रॉस होते हुए दिखे। तो ये वो जगह है। अब आगे फ़ोन कहाँ फेंका, वो हथियार कहाँ फेंका, वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। घर से लेके हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर लाकर अब ये भी अभी जांच है जो इसमें एसआईटी की टीम ने ये नहीं बताया कि मुकेश उनके घर से यहाँ तक आए कैसे, क्या अपनी गाड़ी से आए या उन्हें किसी की गाड़ी से लाया गया, क्योंकि वो किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उन्हें देखा नहीं जा सका। तो क्या कोई उन्हें लेने आया और लेने आने में कौन सी, क्योंकि 4 वाहनों को भी जब्त करने की जानकारी एसआईटी ने अपने इस जांच रिपोर्ट में दी है। मैं आपको अब दिखाता हूं कि यहाँ से कितनी दूर ले जाकर उन्होंने मुकेश के फ़ोन को फेंका है, जिसकी जानकारी दी है, और वो जो हत्या में प्रयुक्त किए गए जो रॉड है उसे कहाँ फेंका है वो भी आपको दिखाता हूँ। सिलसिलेवार से आप समझेंगे कि कैसे पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। और रात लगभग 8 बजे वो घर से गायब हुए और उसके बाद से 2 घंटे के अंदर ही सारी
चीज़ों को, पूरी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब आगे आपको आगे की कार्रवाई भी दिखाता हूँ। लगातार पूछताछ और फिर जब दिनेश को अस्पताल से उठाया गया, जब वहाँ और उससे पूछताछ की गई और उसने सारी चीज़ें प्रारंभिक तौर पर बताई, तो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फिर महेंद्र रामटेके तब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। अब देखिए उस तरफ में मुकेश का कमरा है, अगर उस तरफ से आप आएंगे और वहाँ से वापस आने के बाद ये इसी रास्ते से जाएंगे तो चट्टान पारा है जहाँ पर उसकी हत्या की गई। और जब दिनेश से पूछताछ में बात क्लियर हुई कि रॉड से रितेश और महेंद्र रामटेके ने उनके मुकेश की हत्या की है, तो फिर उसकी पतासाजी की गई। तो इसी बस स्टैंड में उसकी गिरफ्तारी की गई। ये बीजापुर का नया बस स्टैंड है जहाँ पर महेंद्र रामटेके की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद आगे क्या किया वो कहानी बताता हूँ। तो 1 तारीख की दरमियानी रात जब मुकेश चंद्राकर को रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने वहाँ पे हत्या किया, उसके चट्टान पारा वाले वो जो बाड़ा है वहाँ पर 17 कमरे हैं, जहाँ पर 11 नंबर के कमरे में हत्या करने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी रितेश चंद्राकर को दी, दिनेश चंद्राकर को, जो उनके बड़े भाई हैं। और ये सारी जानकारी होने के बाद दिनेश चंद्राकर को बीजापुर के अस्पताल से जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और सारी चीज़ें जो SIT ने दी, तो उन्होंने जो बताया है कि कैसे बहुत सारे सामान को ठिकाने लगाया गया। तो बीजापुर से तत्काल जो है यहाँ पर पहुँचे रितेश चंद्राकर और उनके और जो साथी रहे होंगे। और जब वो यहाँ पहुँचने के बाद में पीछे में, हालांकि वो सड़क से थोड़ी अंदर थी इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया, पीछे इस सड़क में पीछे बीजापुर से जब आप आएंगे तो लगभग 40-50 किलोमीटर दूर भैरमगढ़ पार करने के बाद नेलसनार नदी पड़ेगी। नेलसनार नदी में उन आरोपियों ने सबसे पहले, देखिए इसी तरह की थार थी, अभी भी पीछे से एक थार आ रही है, और हालांकि वो थार नहीं लेकिन इसी तरह की थार में रितेश घूमा करता था। और आने के बाद वो जो कपड़े रॉड वॉड जो भी हैं वो नेलसनार नदी में झाड़ियों के किनारे उसे फेंक दिया गया, छुपाया गया। मोबाइल के लोकेशन से गुमराह करने की कोशिश थी और यही वजह है कि मुकेश के दोनों मोबाइल फ़ोन, मुझे बखूबी याद है कि मुकेश के पास एक आईफोन और एक जो है सैमसंग का S24 था। सैमसंग का S24 अल्ट्रा जो फ़ोन था मुकेश के पास में, वही फ़ोन था जो उसके लैपटॉप से कनेक्ट था जीमेल के माध्यम से, और उसी जीमेल के माध्यम से उसके भाई ने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ उस जीमेल से लोकेशन को ट्रैक किया और पता चला था कि वो चट्टान पारा में उसका आखिरी लोकेशन दिख रहा है। नहीं तो आरोपियों ने तो पूरी प्लानिंग के तहत जो है इसी तुमनार नदी में पहले मोबाइल को यहाँ तक चालू करके लाए, क्योंकि वो अपने दिमाग में ये लगा के रखे थे कि अगर मोबाइल चालू होगा और पुलिस जब उसका लोकेशन ट्रैक करेगी मुकेश का, तो वो कंफ्यूज होगी। और हुआ भी यही कम से कम, क्योंकि पुलिस ने SIT ने अपनी जो प्रारंभिक जो प्रेस ब्रीफ जारी किया है उसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और हुआ भी वही। पुलिस जब प्रारंभिक तौर पर मुकेश का लोकेशन चेक कर रही थी तो उसे जांगला और अलग अलग इलाके के लोकेशन मिल रहे थे, लेकिन जब जीमेल के माध्यम से उसके भाई युकेश ने जब लोकेशन खंगाला तो उसे चट्टान पारा मिला। और यहाँ पर लाकर, ये तुमनार नदी है, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, इसी तुमनार नदी में लाकर उन्होंने पहले पत्थर से उस दोनों मोबाइल को, मुकेश के मोबाइल को पहले चकनाचूर किया और चकनाचूर करने के बाद यहीं पानी में फेंक दिया। हालांकि इस नदी में अभी पानी कम है, लेकिन जितना भी पानी है उन्होंने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ पानी में उन्होंने कहीं पे फेंका है। हालांकि अब तक उसके बाद के प्रेस नोट में ये जानकारी मिलेगी कि मुकेश का फ़ोन बरामद किया गया या नहीं, ये तो अभी भी इस पर से पर्दा नहीं उठाया पुलिस ने। लेकिन आगे की पूरी जानकारी मैंने आपको बताई थी पुराने वीडियो में। और सबसे ख़ास बात यह है, ये जो SIT के ही उस नोट को मैं पढ़ रहा हूँ कि कैसे जो है सेप्टिक टैंक में, फिर जब पूछताछ में बात निकल कर आई कि सेप्टिक टैंक में डाला गया है, तो सेप्टिक टैंक से उसके शव को, मुकेश के शव को भी बरामद किया गया। जब ये जानकारी मिली और किस तरह से इन्होंने 4-5 दिन पहले प्लानिंग किया था कि पूरी तरह से कि किसी को शक ना हो, और यही वजह है कि सुरेश उस समय अपने आप को बीजापुर से बाहर रखा हुआ था,
जब ये घटना हुई। रितेश ने उस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि रितेश अधिकतर बाहर रहता था और जब वो दिल्ली जाएगा तो किसी को इस बात पे संदेह नहीं होगा। और जो दिनेश था वो इस पूरी घटना के बाद अपने आप को उसने अस्पताल में भर्ती कर लिया। और वहीं मुख्य जो महेंद्र रामटेके वो पूरी मामले से अपने आप को इस तरह से अनभिज्ञ रखा हुआ था कि किसी को इस बात की भनक ही नहीं लगती कि महेंद्र रामटेके का इससे कोई लेना देना भी हो। मैं अभी बीजापुर से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और ये वो तुमनार नदी है जिस नदी में मुकेश के मोबाइल फ़ोन को फेंकना उन्होंने स्वीकार किया है, जिसे अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। और यहाँ मुझे लगता है कि इन सारे सामानों को विधिवत उन्होंने नीलसनार नदी में आधे सामान, मोबाइल फ़ोन को तुमनार नदी में ठिकाने लगाने के बाद यहाँ से वो लोग सीधे रायपुर रवाना हो गए। और यही वजह है कि 3 तारीख को सुबह वहाँ पर कोंडागांव के टोल प्लाजा में रितेश को उसकी थार, ब्लैक वाली थार में देखा गया वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में। और आगे चल के फिर ऑनलाइन टिकट बुक करने की जानकारी मिली दिल्ली की, और एयरपोर्ट में भी उन्हें देखा गया उसकी गाड़ी को। और बाद में उनकी गिरफ्तारी भी वहीं से हुई, रितेश की, रामटेके की और दिनेश की गिरफ्तारी बीजापुर से हुई। और आगे चल के 4 टीमों ने सुरेश को हैदराबाद से गिरफ्तार करना बताया, अभी तक की जानकारी। हालांकि मैंने ये जानकारी पहले भी, जिस दिन ये एसआईटी की टीम आई, एसआईटी के द्वारा जो प्रेस ब्रीफ आया तो मैंने आपको दे दिया था। लेकिन आज मैं बीजापुर आया था तो मुझे लगा कि वहाँ जो कुछ लोकेशन है उस लोकेशन के आधार पर आपको ये सारी जानकारी बताऊं कि कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया होगा। शुरुआत से आपने देखा ही है कि कैसे उस घर से जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से कैसे उसको लेके आए और वो चट्टान पारा में घटना को अंजाम देने के बाद 11 नंबर के कमरे में, और फिर कैसे उसे सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया, सेप्टिक टैंक में डाल के फिर उसे ऊपर से स्लैब डाल दिया गया। और कितनी आसानी से सुरेश जगदलपुर से अपने आप को, जिसने अपना लोकेशन जगदलपुर बताया, वो यहाँ आ गया, दिनेश अस्पताल में भर्ती हो गया और रितेश दिल्ली चला गया।